अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। ये सारी स्लाइड्स आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में सारी मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पे का पेज का भी लिंक है। उसकी पहली पोस्ट में आपको पूरी डेटाबेस की स्लाइड्स मिल जाएंगी। इस बुक की, पीएम सीरीज बुक की सारी स्लाइड्स आपको उसमें मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम करने लगे हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर्स, ये 3 तरह की टाइप्स हैं जिनमें सेंट्रलाइज्ड आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस आ जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड में फर्दर ये 2 आ जाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस और क्लाइंट सर्वर, और डिस्ट्रीब्यूटेड में फर्दर 2 आ जाते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस। सही है, पहले सेंट्रलाइज से शुरू करते हैं। सेंट्रलाइज में एक्चुअली होता ये है कि डेटाबेस पूरी की पूरी एक जगह पे सिर्फ पड़ी होती है, एक ही जगह पे स्टोर होती है, उधर ही मेंटेन होती है, एक लोकेशन पे होती है। ये जैसे आपको इमेज में शो हो रहा है, ये डेटाबेस है। ठीक है, ये एक ही लोकेशन पे पड़ी है, सेंट्रल साइट है इसकी। और यहाँ से इस डेटाबेस को मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल नोड्स या सिंगल कंप्यूटर जो है, एक करना चाहे या मल्टीपल, वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज स्टोर्ड, कंप्लीट डेटाबेस इज स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड एट वन लोकेशन, एक ही लोकेशन पे होती है, और वो लोकेशन सेंट्रल कंप्यूटर या कोई सर्वर होता है। सही, डाटा को उस एक ही सेंट्रल साइट से मैनेज भी किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है और एक्सेस भी किया जाता है। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस सेंट्रल डेटाबेस। सेंट्रलाइज डेटाबेस को बहुत सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, और वो मोस्टली सेंट्रलाइज डेटाबेस कहाँ पे यूज होती है? कॉलेजेस में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में और दूसरी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में। अब 2 तरह की सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर डेटाबेसेस हैं। इन दोनों में डेटाबेस एट अ सिंगल साइट ही, एट सिंगल लोकेशन ही स्टोर होगी। लेकिन इन दो में फर्क क्या है, ये देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस क्या होता है कि डेटाबेस नॉर्मली एक ही साइट पे, एक ही कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट की जाती है और उधर ही मेंटेन की जाती है, और एक ही यूजर या एक ही पर्सनल कंप्यूटर उसको यूज कर सकता है। इट मीन्स उसको मल्टीपल नोड्स यूज नहीं कर सकते, एक ही कंप्यूटर उसको यूज कर सकता है। अच्छा, कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं होता, जहाँ पे एक ही कंप्यूटर के ऊपर उसी पे डेटाबेस पड़ी होती है, उसी कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस जो है एक्सेस की जा रही होती है। सो ये इट इज यूज फॉर सिंपल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक में कितनी चीजें पड़ी हैं, ये जो चीजें हैं ये चीजें इन्वेंट्री कहलाती है, उसको मैनेज करना। कस्टमर बिलिंग सिस्टम्स, ये सब कुछ देखना, इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज रिलेटिवली सिंपल टू डेवलप एंड यूज। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, एक इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि डाटा कैन नॉट इजीली बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स। मुख्तलिफ यूजर्स में डाटा शेयर नहीं किया जा सकता, सिर्फ सिंगल यूजर ही उसको क्रिएट और मेंटेन जिस कंप्यूटर पे करेगा, उसी कंप्यूटर के ऊपर उसको एक्सेस भी करेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर डेटाबेसेस, नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसके अंदर यूज हुआ होगा। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है जिसमें एक कंप्यूटर एज अ सर्वर एक्ट कर रहा होता है, एक कंप्यूटर सर्वर के तौर पे होता है जिसके ऊपर सारा डाटा और सब कुछ स्टोर हुआ होता है, और बाकी कंप्यूटर्स क्लाइंट कहलाते हैं जो कि उस डाटा को एक्सेस करते हैं। सर्वर इंक्लूड सॉफ्टवेयर, सर्वर के ऊपर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, और एक कंप्यूटर होता है सर्वर के ऊपर जो कि क्या करता है? बैक एंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट। एक्चुअली होता ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंट्रल कंप्यूटर है, डेटाबेस है, मैं इसको डेटाबेस की शक्ल भी दे देती हूँ, चलो इस तरह से कर लिया। और ये मेरे पास डिफरेंट नोड्स हैं, लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं या जो भी डिफरेंट नोड्स हैं। ये डिफरेंट नोड्स एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए, मैं इधर लिख देती हूँ, ये है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर के जरिए मुख्तलिफ नोड्स, ये सॉफ्टवेयर जो है इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है। डेटाबेस में सारा डाटा पड़ा है एक्चुअल। क्लाइंट या क्लाइंट कंप्यूटर डेटाबेस से रिक्वेस्ट करता है डीबीएमएस से कि मुझे डाटा चाहिए, और डीबीएमएस वो डाटा क्लाइंट तक पहुंच जाता है। अब जो बैकएंड फंक्शन है सारे, वो सारे सर्वर पे हो रहे होते हैं, और जो फ्रंट एंड फंक्शंस हैं, जो फ्रंट एंड पे काम हो रहा होता है, वो सारा क्लाइंट की तरफ हो रहा होता है। सही है। अच्छा, बैकएंड फंक्शंस क्या हो सकते हैं? मसलन डेटाबेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और प्रिंटिंग वगैरह। और क्लाइंट क्या करता है कि फ्रंट एंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, यानी कि जब यूजर सेंड करेगा रिक्वेस्ट, ये जो यूजर ने या क्लाइंट ने सेंड रिक्वेस्ट सेंड की टू सर्वर,
ये एक फंक्शन है, और जब सर्वर ने सारा उधर से डाटा रिट्रीव करना, ये सारा काम बैकएंड पे हो रहा होता है, और फिर वो रिसीव करना डाटा, ये एक क्लाइंट फंक्शन है। ठीक है, ये क्लाइंट के कुछ फंक्शंस बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, जिसके अंदर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस ही अभी कंटिन्यू है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटाबेस सर्वर है, ये नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब कोई इंटरनेट होगा या लैन आर्किटेक्चर कुछ भी हो सकता है, और ये डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वो सेंड को का सारा रिजल्ट निकाल के वो डाटा जो भी क्लाइंट को चाहिए होगा वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, और क्लाइंट उस रिक्वेस्ट डाटा को फिर रिसीव करेगा। ये दो फंक्शन हमने पढ़े हैं क्लाइंट के। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है, चाहते क्या है, गोल क्या है? वो ये है कि टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स इन नेटवर्क टू एक्सेस और शेयर डाटा। कि मल्टीपल यूजर्स, पर्सनल कंप्यूटर आर्किटेक्चर में तो ऐसा था ना कि उस डाटा, एक ही डेटाबेस है, एक ही कंप्यूटर के ऊपर पड़ी है, उसी कंप्यूटर पे आके उसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स ना शेयर कर सकते हैं डाटा, ना ही एक्सेस कर सकते थे। इसमें यह है कि मल्टीपल यूजर्स इसको आपस में डाटा शेयर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। डेटाबेस प्रोसेसिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर पे डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शंस होंगे। इसको नॉर्मली वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्क ग्रुप का मतलब है कि मल्टीपल मेंबर्स, मल्टीपल लोग जब कोलैबोरेशन में कोई काम कर रहे होते हैं तो वो वर्क ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और वर्क ग्रुप की कंप्यूटिंग क्या है कि वर्क ग्रुप के लिए जो कि कंप्यूटेशन परफॉर्म करती है, यानी वर्क ग्रुप को मल्टीपल लोगों को कोलैबोरेट करने में मदद जो देता है, वो सारा कुछ ये मोस्टली उसके लिए यूज होता है। अच्छा, ये बहुत सिक्योर है देन सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेसेस। सर्वर कंप्यूटर्स अलाउ एक्सेस टू डेटाबेस टू ओनली ऑथेंटिकेटेड कंप्यूटर यूजर्स ऑन क्लाइंट कंप्यूटर। सिर्फ वो बंदे, कुछ हमने डेटाबेस के अंदर सेट कर देते हैं कि हम कुछ सेटिंग्स कर देते हैं कि सिर्फ ये ऑथराइज लोग हैं, सिर्फ ये डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और आएगा तो उसको एक्सेस नहीं देनी। तो इसलिए ये ज्यादा सिक्योर है। सही है, नेक्स्ट आ जाता है क्लाइंट सर्वर डेटाबेसेस के कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है डाटा इंटेग्रिटी इज मैक्सिमाइज्ड। अब इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी जो है ना, ये दो लफ्ज, दो चीजों से मिलके बनी है। एक है करेक्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी। इंटेग्रिटी इज इक्वल टू करेक्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी। करेक्टनेस क्या होती है कि डाटा जो एंटर किया जा रहा है वो करेक्ट डाटा हो। सही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फोन नंबर एंटर कर रहे हैं तो फोन नंबर का क्या पैटर्न है कि पहले 4 डिजिट्स होंगे और फिर डैश के बाद 7 डिजिट्स है। तो इसी तरह से हो, अगर एक डिजिट भी मिसिंग होगा तो डाटा करेक्ट नहीं होगा। और कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डाटा, जब भी आप उस डाटा को आप रिट्रीव करें तो एवरी टाइम वो डाटा सेम डाटा ही रिट्रीव होना चाहिए। ऐसा ना हो पहली दफा आपने रिक्वेस्ट की है कि मुझे फलां स्टूडेंट का टेलीफोन नंबर चाहिए और डाटाबेस ने एक टेलीफोन नंबर दे दिया, आप चंद सेकंड्स बाद, बगैर अभी कोई अपडेट भी नहीं किया फोन नंबर, चंद सेकंड्स बाद दोबारा फोन नंबर मांगते हैं और डाटाबेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये फलां स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट का फोन नंबर चाहिए, और वो जरा डिफरेंट फोन नंबर दे दे, तो ये डाटाबेस में अलाउ नहीं करता। तो डाटा इंटेग्रिटी मैक्सिमाइज हो जाती है क्लाइंट सर्वर डेटाबेसेस में। और दूसरा इसका पॉइंट है, एडवांटेज है कि डाटा रिडंडेंसी मिनिमाइज हो जाती है। डाटा रिडंडेंसी कम हो जाती है, डुप्लीकेशन नहीं रहती क्लाइंट सर्वर में, क्योंकि डाटा चूंकि एक ही जगह के ऊपर स्टोर हो रहा है, डाटा सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर हो रहा है, तो एक ही जब एक जगह पे डाटा स्टोर होगा तो एक ही जगह पे मुख्तलिफ किस्म का डाटा, एक ही डाटा को बार बार स्टोर करने की क्या जरूरत है? यानी एक दफा एक जगह पे एक स्टूडेंट की एंट्री हो गई तो बस ठीक है। फिर इसलिए इसमें डाटा रिडंडेंसी मिनिमाइज हो गई। डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजर्स साइमल्टेनियसली, वन आफ्टर द अदर। डाटा को एक्सेस बहुत सारे यूजर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसको मेंटेन करना आसान है और इसको अपडेट रखना आसान है। वो किस लिए? क्योंकि सारा का सारा डाटा एक ही लोकेशन पे पड़ा है, आपने इसको एक ही लोकेशन पे मेंटेन करना है, और जब अपडेट करना है सिर्फ एक ही जगह पे आपने जाके इसको अपडेट करना होगा। इट इज इजियर टू क्रिएट अ बैकअप। इसका बैकअप रखना, बैकअप का मतलब है कि इन केस अगर डाटा जो है वो किसी वजह से कोई फेलियर आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से, या डाटा किसी वजह से भी अगर लॉस हो जाए, तो डाटा चूंकि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, अगर खुदा ना खास्ता आपका हार्डवेयर अगर कभी कोई फेल हो जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर फेल हो जाए आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा फेल हो जाए, डाटा लॉस हो जाए,
तो उसको रिकवर करना एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आपने उसका बैकअप क्रिएट किया होगा, यानी उसकी एक अलग से उसको उसकी कॉपी बना के रखी होगी, तो आप उधर से उसको रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज उसको रिकवर करना किया नहीं जा सकेगा। तो क्लाइंट सर्वर में बैकअप रखना बहुत आसान है, easier to create a backup. It helps in maintaining of data in accurate and consistent state. ये accurate और consistent, ये यानी correctness और consistency, ये दोनों data integrity की ही बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें डाटा इंटेग्रिटी आसानी से मेंटेन की जा सकती है, यानी करेक्टनेस और कंसिस्टेंट स्टेट में डाटा रखा जा सकता है। करेक्टनेस का मतलब है कि करेक्ट डाटा, जैसे CNIC अगर आपने स्टोर करना है डेटाबेस में किसी भी एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का या किसी भी एंटिटी का, तो आप उसको CNIC को जितने नंबर ऑफ डिजिट 13 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, तो 13 डिजिट्स ही सेव करेंगे, तो इसका मतलब है डाटा करेक्ट है, अदरवाइज डाटा करेक्ट नहीं होगा नंबर ऑफ डिजिट्स अगर पूरे ना हुए तो। इसी तरह कंसिस्टेंट का मतलब है कि जितनी दफा भी वो डाटा रिट्रीव किया जाए, सेम डाटा रिट्रीव हो, कोई डिफरेंट डाटा आने के चांसेस ना हो, वो कंसिस्टेंट स्टेट होगा। इट ऑल्सो इनहेंसेस डाटा रिलायबिलिटी को भी इनहेंस करता है। इसके अलावा है इट गिव स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का पॉइंट आ गया, क्योंकि सारा का सारा डाटा सेंट्रलाइज डाटाबेस पे सेव होता है, तो इसलिए इट इज ऑलवेज सिक्योर। ठीक है, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने घर में आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है, तो आप उसको एक सेंट्रलाइज प्लेस पे स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसको अपने लॉकर में रख लिया, तो वो ज्यादा सिक्योर है ना, एक ही जगह पे सब कुछ इकट्ठा होकर पड़ा हुआ है। अगर आपने उसको मुख्तलिफ जगहों पे फैला फैला के रख लिया, यानी मैट्रिक की डिग्री आपने अगर अपने लेफ्ट साइड के बेड साइड टेबल में रख ली और इंटर की राइट साइड में रख ली और डिफरेंट जगहों पे रख लिया, तो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, इजियर फॉर यूज टू यूजर अंडर एंड यूजर्स। एंड यूजर्स के लिए आसान है, बहुत सिंपल है, सिंपल डेटाबेस डिजाइन है। एंड यूजर्स यानी कि जो डेटाबेस के जरिए, यानी जो क्लाइंट्स होंगे, जो उसको डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव कर रहे होंगे, डाटा को अपडेट कर रहे होंगे, इंसर्ट डाटा नया इंसर्ट कर रहे होंगे, जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, वो एंड यूजर्स होंगे। अच्छा, इट प्रोवाइड्स पोर्टेबिलिटी एंड बेटर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि चीपर है, ज्यादा इसमें पैसे नहीं लगते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी हमेशा कम ही होती है। एक एडवांटेज इसका ये है कि डाटा एक ही जगह पे पड़ा होता है, एक ही लोकेशन पे होता है, तो इसलिए उसको एक लोकेशन पे रखना आसान है। उसको आप इजीली वहां से चेंज भी कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं एक ही लोकेशन पे, और एनालाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा updates to any given set of data are immediately received by every end user. Updates easily किसी भी डाटा की अपडेट्स हर एंड यूजर उसको इजीली जल्दी से रिसीव कर सकता है। ये भी मतलब फॉर एग्जांपल सर्वर ने एक ब्रॉडकास्ट कर दिया मैसेज अपने सारे क्लाइंट्स को, तो इजीली वो हर एक तक वो मैसेज पहुंच गया, ठीक है, सारे क्लाइंट्स तक। ये सेंटर इसकी एक ये भी खूबी है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लाइंट सर्वर डेटाबेसेस के ही डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या नुकसान आता है? एक तो ये है कि क्योंकि सारा का सारा डाटा एक ही जगह पे एक ही लोकेशन में पड़ा होता है, तो उधर से सारे डाटा को सर्च करना, एक्सेस करना, अगर नेटवर्क स्लो हो जाए तो ये बहुत टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपको फाइल सिस्टम की एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैंने रजिस्टर्स हैं, एक ही रजिस्टर के ऊपर उन 1000 स्टूडेंट्स की एंट्री की हुई है, तो मेरे लिए उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1000 में से किसी मैंने फॉर एग्जांपल किसी एक रोल नंबर, फॉर एग्जांपल 638 रोल नंबर का मैंने डाटा रिट्रीव करना है, लेकिन वो डाटा सॉर्टेड नहीं है, ये भी याद रखें, यानी ऑर्डर में नहीं पड़ा हुआ, रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, सॉर्टेड नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? मुझे प्रॉब्लम ये होगा कि मेरे लिए उसको सर्च करना कितना मुश्किल हो जाएगा, 1000 एंट्रीज में से सर्च करना। बिल्कुल इसी तरह डाटा जो सेंट्रलाइज सर्वर पे होता है वो एक ही लोकेशन पे पड़ा होता है। बेशक सर्च हमने तो नहीं करना होता, सर्चिंग तो सारी DBMS सॉफ्टवेयर ने करनी है, डाटा जो भी सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन बहरहाल ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अलावा डाटा एक्सेस ट्रैफिक बहुत होगी, जो कि बोटलनेक क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका सर्वर है, ठीक है, आपके मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, 2 क्लाइंट्स कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, पर हर मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं।
सर्वर से रिक्वेस्ट की क्लाइंट को, बीच में जो भी सॉफ्टवेयर आ रहा है वो मैं नहीं बना रही, डीबीएमएस जो आता है, और क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट की और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड किया। इसी तरह दूसरे क्लाइंट ने की, सर्वर ने उसको भी रिस्पॉन्ड किया। तो कम्युनिकेशन लाइन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जिस लोकेशन पे पड़ा है, तो जो कम्युनिकेशन लाइन है वहां पे उस लाइन पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी ना, क्योंकि सारा कुछ एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, एक ही लोकेशन पे सारा डाटा पड़ा है, वहीं से सारा डाटा जाना है। तो बॉटल नेक का मतलब है कि इसकी वजह से बॉटल नेक सिचुएशन यानी कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी। सही है। अच्छा, डाटा असेसिंग फ्रॉम डेटाबेस बिकम्स वेरी स्लो। डाटा असेस करना भी स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगी तो डाटा असेस करना, और डाटा अवेलेबिलिटी भी हो सकता है इसकी वजह से डिस्टर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल अभी सर्वर जो है क्लाइंट 1 को, यानी एक कंप्यूटर को रिक्वेस्ट फुलफिल करने में बिजी है, तो क्लाइंट 2 को थोड़ा सा हो सकता है वेट करना पड़े। डिस्ट्रीब्यूटेड में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक सर्वर नहीं है, सारा का सारा डाटा एक सर्वर के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, बल्कि डाटा जो है वो एक डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ा है, एक लोकेशन पे नहीं, एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है। अब क्लाइंट का अगर ये फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है, ठीक है, ये मेरा डाटा है, डेटाबेस है। अब अगर क्लाइंट ने जो है एक सर्वर से चेक करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सर्वर से रिक्वेस्ट की और अगर वो बिजी था या अभी लाइन बहुत बिजी है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इस लाइन में, तो वो इस सर्वर की बजाय वो क्या करेगा, वो दूसरी लोकेशन वाले से डाटा रिक्वेस्ट कर लेगा, दूसरी लोकेशन से डाटा ले लेगा। ठीक है, तो ये इसलिए ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा उसको हर हाल में। ठीक है, ये भी ना हो कि डाटा हमारे पास सेव होके पड़ा हुआ है लेकिन जब जरूरत के वक्त हमें मिले ही ना, ये सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादातर इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। अगर नेटवर्क होगा तो ये काम करेंगे, नेटवर्क नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क स्लो हो गया, किसी वजह से नेटवर्क डाउन हो गया, इंटरनेट कनेक्शन, आपको पता है हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन अगर फेल हो गया, किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगी डेटाबेस को एक्सेस करने में, डेटाबेस से कोई ना कोई डेटाबेस से डाटा हासिल करने में। ठीक है, एक डिसएडवांटेज इसका, क्योंकि जो पूरी तरह से नेटवर्क पे डिपेंडेंट है, एक डिसएडवांटेज ये है कि इन केस ऑफ एनी हार्डवेयर फेलियर, अगर हार्डवेयर कोई फेल हो गया तो पूरे नेटवर्क पे डाटा अवेलेबल कैसे हो पाएगा, वो इफेक्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इधर ना इधर बनाती हूँ वही सर्वर वाली एग्जाम्पल। ये आपका सर्वर है, ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। सही है, अगर तो क्लाइंट फेल हो जाता है फिर तो कोई इशू नहीं है, एक क्लाइंट फेल हो गया कोई बात नहीं, चलो दूसरे क्लाइंट तो अपनी सर्विसेज ले रहे हैं ना सर्वर से। ठीक है, डेटाबेस सर्वर है ये याद रहे। अगर सर्वर ही फेल हो जाता है तो कोई क्लाइंट भी डाटा हासिल नहीं कर सकेगा, किसी क्लाइंट को डाटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, अगर सेंट्रल साइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए यानी डेटाबेस सिस्टम में, तब भी डेटाबेस फेल हो गया। अच्छा, अगर एक्सीडेंटली कोई डाटा लॉस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से कोई डाटा डिलीट कर दिया, तो उसको रिट्रीव करना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसमें डेडलॉक्स भी अकर हो सकते हैं। डेडलॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि ना आगे जाने के जोगे होंगे ना पीछे जाने जोगे होंगे, यानी कि बिल्कुल फंस गए। डेडलॉक सिचुएशन ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप शेयर टेबल्स हैं उनमें डाटा अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें ये सिचुएशन अकर होने की चांसेस होते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर कहती हूँ ये मेरा शेयर डाटा है, ये मेरी एक डाटाबेस है जिसको क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 दोनों शेयर कर रहे हैं। क्लाइंट 1 ने एट अ टाइम इसके अंदर डाटा अपडेट करने की कोशिश की, ठीक है, सेम टाइम पे क्लाइंट 2 ने भी कोशिश की, तो ना क्लाइंट 1 अपडेट कर पाएगा ना क्लाइंट 2, तो ये थोड़ा सा डेडलॉक सिचुएशन अकर हो गई। अच्छा, इसमें क्या है कि ये डेडलॉक ना आप ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे कि डेडलॉक होती क्या है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, ये चीजें। अच्छा, नीड्स ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ भी चाहिए होगा कि जो इस डेटाबेस को मैनेज कर सके। अच्छा, कि उसके लिए भी जाहिर है जब स्टाफ रखना है तो आपको उसको पे करना होगा, तो वो भी कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट, एक नए तरीके का डेटाबेस आ जाती है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहती है कि बजाय इसके कि आप एक लोकेशन के ऊपर सारा का सारा डाटा सेव करो, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, यानी सिक्योरिटी का इशू, सिक्योरिटी का तो नहीं था, सिक्योरिटी तो ज्यादा अच्छी हो गई थी, बहरहाल उसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ट्रैफिक या नेटवर्क इन चीजों का इशू था।
तो उसका सोल्यूशन क्या है कि बजाय इसके कि आप सिंगल लोकेशन पे यानी आप सेंट्रलाइज लोकेशन पे डाटा स्टोर करो, डाटा को डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे स्टोर कर दो। अब वो आप पे डिपेंड करता है। होस्ट चाहे तो आप ये फॉर एग्जांपल एक डाटाबेस है, आप पूरी की पूरी डाटाबेस को साइट 1 पे भी रख दो और पूरी की पूरी डाटाबेस को साइट 2 पे भी रख दो। एक तो ये तरीकेकार है। या एक ये है कि आपके पास डेटाबेस है, आपने उस डेटाबेस के हिस्से कर दिए, पोर्शन कर दिए, टुकड़े कर दिए। आधा हिस्सा एक साइट पे रख दो, आधा हिस्सा दूसरी साइट पे रख दो। जिसको जिस तरह का डाटा चाहिए होगा वो साइट से जाके वो डाटा ले लेगा, एक्सेस कर लेगा। ठीक है, मतलब ये दो तरीके हैं। अच्छा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिस्ट्रीब्यूट कलेक्शंस ऑफ डाटा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने फैसला करना है कि डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे, मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस में डाटा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह से फैलाया जाए, किस तरह से इन दोनों में डाटा दो डिफरेंट लोकेशंस पे या मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस पे रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि या तो ये करें कि डेटाबेस है, उस पूरे डेटाबेस की एक नई कॉपी बनाएं और उसको एक डिफरेंट लोकेशन पे जाके स्टोर करा दें। सेम, ये दोनों सेम सेम डेटाबेसेस होंगी, इधर अपडेशन होगी तो इधर भी अपडेशन होगी, इधर जो भी एडिशन होगी इधर भी वो चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपने एक डेटाबेस है, आप इसको पोर्शन कर दें, उसको हाफ कर दें, आधा डाटा एक लोकेशन पे आ जाए और आधा डाटा दूसरी लोकेशन पे यानी दूसरी साइट पे जाके स्टोर करवा दे। सही है, ये डिसाइड किसने करना है कि हमने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। अच्छा, कैन रिजाइड इन नेटवर्क सर्वर्स ऑन इंटरनेट। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस नेटवर्क सर्वर्स पे भी हो सकते हैं, इंटरनेट पे भी हो सकते हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट पे भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ जो कंपनी नेटवर्क्स हैं उन पे भी हो सकते हैं। इनको मैनेज कौन करेगा? इनको मैनेज एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेगा। अब इस चीज का क्या मतलब है? सेंट्रलाइज भी और डिस्ट्रीब्यूटेड भी। सेंट्रलाइज का मतलब है कि एट वन लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एट डिफरेंट लोकेशंस। एक्चुअली ऐसा होता है कि ये मेरी एक डेटाबेस का ये मेरी एक डाटा है, डाटा अलग पड़ा है, हम बात कर रहे हैं डाटा का डिस्ट्रीब्यूटेड होना। ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये दूसरा डाटा है, दूसरी साइट है, फॉर एग्जांपल ये मेरी तीसरी साइट है, मैं इसको S1 और S2 और S3 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये मेरा डाटा 3 डिफरेंट साइट्स के ऊपर डेटाबेस पड़ी हुई है, यानी डाटा पड़ा है। अब इन तीनों को एक सेंट्रलाइज्ड DBMS यानी एक ही DBMS जो है, ये इन तीनों को क्या करेगा? इन तीनों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है, मैं क्लाइंट का ना इधर एक बंदा बना रही हूँ। ठीक है, उस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की DBMS से कि मुझे डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे पेशेंट नंबर 3 का डाटा चाहिए। कुछ समझे कि ये कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो मुझे पेशेंट नंबर 3 का डाटा चाहिए, इसने पेशेंट नंबर 3 का डाटा रिक्वेस्ट किया। अब DBMS का काम है कि उसने ये फैसला करना है कि आया वो डाटा साइट 1 पे पड़ा है या साइट 2 पे पड़ा है या साइट 3 पे पड़ा है, ये कहाँ पड़ा है डाटा। तो इसने जिधर भी पड़ा होगा, अब ये DBMS को पता है ना इस बात का कि क्या ये तीनों जो है साइट 1, 2 और 3 पे सेम तरह का डाटा पड़ा है या तीनों पे डिफरेंट तरह का डाटा, मतलब कि ये एक ही डेटाबेस के 3 टुकड़े 3 पोर्शंस में पड़ा है या किस तरह पड़ा है। तो ये जिधर से भी लाएगा DBMS इसकी इधर से, फॉर एग्जांपल साइट 2 पे पड़ा था तो साइट 2 से डाटा रिट्रीव करेगा और वो रिस्पॉन्ड कर देगा यूजर को, वो डाटा यूजर तक पहुंचा देगा। अब क्या हुआ, यूजर को तो यही लग रहा है ना सामने से कि मैंने पेशेंट नंबर 3 का डाटा मांगा और DBMS ने मुझे लाके दे दिया। यूजर को नहीं पता कि बैकएंड पे पीछे डाटा कितनी साइट्स पे पड़ा है, 2 पे पड़ा है, 3 पे पड़ा है, सेंट्रलाइज यानी एक ही साइट पे पड़ा है या कहाँ पड़ा है। बहरहाल ये बात, इससे एक फायदा ये हुआ कि यूजर को हाइड कर दिया यूजर से, यूजर को बिल्कुल नहीं पता कि डाटा कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सेस थ्रू डाटा थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत ज्यादा इसमें रोल आ जाता है। नेटवर्क का क्यों आ जाता है? क्योंकि 3 डिफरेंट साइट्स पे, 3 नहीं, हमने एग्जांपल 3 की ली है ये, लेकिन वैसे मल्टीपल डिफरेंट साइट्स पे सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो मल्टीपल साइट्स पे अगर डाटा मौजूद है तो उस डाटा को एक्सेस कैसे किया जाएगा, अब उन तीनों को कनेक्ट कैसे किया जाएगा या मल्टीपल साइट्स को कनेक्ट कैसे किया जाएगा? नेटवर्क के जरिए।
ठीक है, मुख्तलिफ लोकेशन पे अगर पड़ा तो उसको नेटवर्क के जरिए किया जाएगा। बहुत बड़ी बिग एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स ये सारा कुछ यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की अप्रोच यूज करते हैं। प्रोसेसेस टू कीप अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अप टू डेट। अप टू डेट कैसे रखा जाए डेटाबेसेस को, ये दो तरीके हैं। ठीक है, अपडेट रखने का मतलब है फॉर एग्जांपल पेशेंट नंबर 3 की मैंने रिकॉर्ड चेंज किया है, उसकी मेडिसिन चेंज की है, कोई हॉस्पिटल का सिस्टम है, किसी डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी, अब वो किस तरह से अपडेट होगी डेटाबेस में, उसके तरीकाकार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, ये एक प्रोसेस है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में वैल्यू चेंज करना, अपडेट करना। कोई वैल्यू इसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी एक का मेडिकेशन नहीं चेंज हुई, फॉर एग्जांपल एक नया पेशेंट आ गया है, उसको पेशेंट नंबर 6 कह लेती हूँ, एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ। तो अब पेशेंट नंबर 6 यूजर ने डेटाबेस में अपडेट करना है, मींस अब यूजर नंबर 6 ऐड करना है, तो तब वो क्या करेगा, एक तरीका है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में चेंज लेके आना। कैसे लेके आएंगे, once changes has been identified, replication process applies those changes to make sure all the distributed databases look same. for example इसने क्या किया, इसने अभी ये हम बात कर रहे हैं कि अगर ये एग्जांपल है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है ना, इन तीनों पे एक ही तरह का डाटा पड़ा है, या आप कह ले इन दोनों में एक तरह का पड़ा है, इसमें एक डिफरेंट तरह का पड़ा है। बहरहाल ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच यूज करते हुए डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी अप्रोच यूज करके डेटाबेस क्रिएट की गई है। अब एक तरीका तो ये है कि रोल नंबर 6 ये सॉरी पेशेंट नंबर 6 ऐड किया है डेटाबेस में और वो फॉर एग्जांपल S1 और S2 में पड़ा था। एक तरीका तो ये है कि रेप्लिकेट कर दिया जाए, इसका मतलब है कि दोनों में इसको अपडेट कर दिया जाए, इधर भी कर दिया जाए और इस जगह पे S2 में भी कर दिया जाए रेप्लिकेट, जहां जहां इसकी रिकॉर्ड मौजूद था। सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, क्योंकि सारी जितनी नंबर ऑफ डेटाबेसेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है साइज पे भी, डेटाबेस के साइज पे भी। सही है, डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ साइट्स हैं, कितनी डेटाबेस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा होंगी तो ये ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगा और हर उस साइट के ऊपर अपडेट करने की करेगा। ठीक है, और ये रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो ये इसको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, और ज्यादा टाइम लेगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन ये नहीं करता, डुप्लीकेशन में एक डेटाबेस को मास्टर डेटाबेस कह दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरी मास्टर डेटाबेस है, एक डेटाबेस को मास्टर डेटाबेस कह दिया और बाकी सारी जो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी हैं वो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज हैं। सही है, अब अगर इसमें कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन it makes sure that all distributed databases have the same data. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये जो यूजर था, इसने इधर मैं कंप्यूटर बना देती हूँ, कंप्यूटर के जरिए ही जाहिर है ये करेगा, ऐसे खुद से तो नहीं करेगा। इसने जो है पेशेंट नंबर 6 का रिकॉर्ड एंटर किया, इसने रिक्वेस्ट की, तो ये रिक्वेस्ट जो है ये अपडेट कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ मास्टर फाइल में होगा, मास्टर डेटाबेस में होगा। चेंज सिर्फ मास्टर डेटाबेस में आएगी। ठीक है, यूजर में चेंज ओनली मास्टर डेटाबेस, और फिर मास्टर डेटाबेस से इसकी जो जितनी भी डुप्लीकेटेड डेटाबेसेस हैं उनमें चेंज मास्टर डेटाबेस करेगा, बजाय इसके कि हर दफा यूजर करे, हर दफा यूजर की रिक्वेस्ट के ऊपर। जिस तरह एप्लीकेशन था कि हर दफा यूजर की रिक्वेस्ट के ऊपर जितनी डेटाबेसेस में चेंज चाहिए थी वो चेंज हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि सिर्फ मास्टर डेटाबेस में चेंज होगा और मास्टर डेटाबेस खुद ब खुद बाकी डेटाबेसेस को जो कि उसकी डुप्लीकेट डेटाबेसेस हैं उनमें चेंज ले आएगा। सही है, अब नेक्स्ट आ जाता है, ये कह रहा है इंश्योर दैट लोकल डाटा विल नॉट बी ओवर रिटन। लोकल डाटा ये आप ये इंश्योर करता है, यानी इस बात का यकीन दिलाता है, यकीन दहानी दिलाता है कि लोकल डाटा ओवरराइट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब है, ये तो आपने बात तय हो गई कि हमारा डाटा मल्टीपल साइट्स पे पड़ा है, मल्टीपल लोकेशंस पे पड़ा है, एक लोकेशन पे नहीं है। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब है कि वो जो मल्टीपल साइट्स हैं या मल्टीपल लोकेशंस हैं वो सब सेम डेटाबेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो वो होमोजीनियस डेटाबेसेस बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये साइट 1 है,
2 है, 3 है, इन सब ने सेम डेटाबेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। सारी टेक्नोलॉजी सेम है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम जो है डेटाबेस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब है कि डाटा एट वेरियस लोकेशंस आर कंपैटिबल, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। तो एक दूसरे के साथ यानी कि कंपैटिबल है। ऑल नोड्स यूज सेम, सब नोड्स के पास सेम हार्डवेयर है, सेम सॉफ्टवेयर है, एक जैसे सारा का सारा काम है। इसको कंपैरेटिवली कंपेयर किया जाए तो इसको डिजाइन करना भी आसान है, मैनेज करना भी आसान है। कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशंस क्या है? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सबके पास एक ही जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंपैटिबल हो। अगर एक ने विंडोज यूज कर रहा है तो सब विंडोज यूज करें। एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है एक साइट, तो सबका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, डाटा स्ट्रक्चर्स जो यूज कर रहे हैं वो सेम हो। और तीसरा, डेटाबेस एप्लीकेशन यानी डीबीएमएस, कौन सा डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, कौन सा। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस यूज कर रहे हैं तो सबके पास एक्सेस हो, अगर ओरेकल यूज कर रहे हैं तो सबके पास हर लोकेशन पे ओरेकल ही यूज होना चाहिए। ये थी होमोजीनियस। अब नेक्स्ट आ जाती है हेट्रोजीनियस। ये उससे उल्टा है, डिफरेंट है, ऑपोजिट है। ये क्या कहती है कि मल्टीपल साइट्स पे या मल्टीपल लोकेशंस पे जहां जहां भी डेटाबेस है वहां पे डिफरेंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबके सेम हो। सही है। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हो सकता है ये इनकम्पैटिबल हो आपस में। डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट डेटाबेस एप्लीकेशंस यानी कि डाटा मॉडल्स या फिर डीबीएमएस वगैरह, ये हर लोकेशन पे वेरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एक, फॉर एग्जाम्पल एक लोकेशन के ऊपर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, दूसरी पे नेटवर्क डेटाबेस है, या फिर कोई ओल्ड वर्जन है डाटा डीबीएमएस का, कोई पुरानी कोई डीबीएमएस है। ठीक है। एक लोकेशन पे हो सकता है कि विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरे के ऊपर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हेट्रोजीनियस डेटाबेस कहती है कि आप डिफरेंट चीजें, डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हर साइट के डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज फिर जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेशन की। फॉर एग्जाम्पल जब एक साइट दूसरी साइट के साथ कम्युनिकेट करेगी तो दोनों की तो जुबानें मुख्तलिफ हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगी? अब देखें, फॉर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आम रियल लाइफ एग्जांपल। आपकी जो पाकिस्तान में रहने वाले और टर्की में रहने वाले, दोनों की दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। टर्की में रहने वाले टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, पाकिस्तान वाले में पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी, मतलब बहरहाल इधर भी इनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो अब ये डिफरेंट अगर लैंग्वेजेस होंगी, जब इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होगा तो सारे ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि दूसरा बंदा उस बात को आसानी से समझ सके। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर दो डिफरेंट साइट्स हैं जो कि डिफरेंट, जो कि हेट्रोजीनियस हैं, जो कि यानी कि डिफरेंट उनके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, जब इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होगा तो इसमें भी ट्रांसलेशन चाहिए होंगी। एक तरह के साइट जो है वो ट्रांसलेट करेगी अपना मैसेज या जो भी डाटा उसने भेजना होगा दूसरे के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ताकि दूसरा उसको इजीली समझ सके। अच्छा, यूजर्स मस्ट बी एबल टू मेक रिक्वेस्ट इन डेटाबेस लैंग्वेज। हर लोकल साइट पे यूजर्स जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे। अब वो रिक्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं? एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। और एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज हम पढ़ेंगे आगे कि इसकी डिफरेंट कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। एक लोकेशन पे अगर कोई यूजर रीड कर रहा है तो दूसरी लोकेशन पे बिल्कुल कोई भी अपडेट नहीं कर सकता। ये हेट्रोजीनियस का एक शर्त है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ये साइट 1 है, इस साइट 1 पे एक डेटाबेस पड़ी है और ये साइट 2 है, दोनों के अंदर डेटाबेस जो है वो क्या है, दोनों में सेम तरह की डेटाबेस पड़ी है। तो अब क्या होगा, यूजर जो है, फॉर एग्जांपल ये यूजर है अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के ये साइट 1 से डाटा रीड कर रहा है, तो साइट 2 पे उस साइट 2 वो डाटा अपडेट नहीं हो सकता जब तक के साइट, वरना इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये भी तो ख्याल रखना है ना कि इनकंसिस्टेंसी ना आए। तो क्या होगा कि जब तक साइट 1 पे यानी कि दोनों तरफ का डाटा फ्री नहीं हो जाता, ना कोई उसको रीड कर रहा है, तब तक राइट नहीं किया जा सकता। सही है। और ये टेक्निकली और इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली पैसों के हिसाब से फिजिबल है, इसको इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब ये हेट्रोजीनियस ही चल रहा है, हेट्रोजीनियस खत्म नहीं हुआ। ये देख लेते हैं इसकी
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये आपने सारे, मैंने सिर्फ पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, आपने ये सारा कुछ किधर से पढ़ना है, बुक खोलनी है और बुक के अंदर हर एक की डिटेल दी गई है। पॉइंट्स एक दफा देख लेते हैं। लोकल डाटा मैनेजमेंट, यानी कि हर कोई हर साइट पे लोकली डाटा मैनेज हो रहा है, बजाय इसके कि सेंट्रली कोई एक चीज हो जो मैनेज करे, ऐसा नहीं है। लोकल हर कोई अपनी अपनी साइट को मैनेज कर रहा है। परफॉर्मेंस इससे इंप्रूव हो गई। रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि हर वक्त डाटा अवेलेबल होगा। अगर किसी एक साइट पे अब डाटा अवेलेबल नहीं है, ट्रैफिक मौजूद है वहां पे ज्यादा, या फिर कोई और नेटवर्क इशू आ रहा है, तो दूसरी साइट पे तो अवेलेबल है ना, वहां से डाटा डीबीएमएस प्रोवाइड कर देगा। मॉड्यूलैरिटी यानी मॉड्यूल्स की सूरत में, यानी कि डेटाबेस ब्रेक डाउन हो चुका है, डेटाबेस को ब्रेक डाउन करके मुख्तलिफ पोर्शंस की सूरत में भी सेव किया जा सकता है हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस में। डाटा प्रोटेक्शन इसमें इसका एडवांटेज है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस है, हर डेटाबेस दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है, और लो कम्युनिकेशन कॉस्ट है, तो ज्यादा इकोनॉमिकल है। इट इज मोर इकोनॉमिकल, मोर फाइनेंशियल। डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि ये जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ज़ाहिर है मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है, मुख्तलिफ साइट्स पे ये डाटाबेस पड़ी है, तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ज़्यादा पैसे लगेंगे। मेंटेनेंस का मतलब है कि जितनी ज़्यादा चीज़ बढ़ जाएगी, उसको उतना उस फैलेगी, उसको उतना मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अब देखें सेंट्रलाइज में सिर्फ एक ही लोकेशन पे सारी की सारी डाटाबेस थी, तो इसको मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटेड में मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टीपल साइट्स पे डाटा स्टोर हुआ हुआ है, तो इसलिए इसको मेंटेन करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि चीज़ फैली हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको सिक्योर करना ये भी एक ट्रिकी काम है। अच्छा, इसको इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या मतलब है कि करेक्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी, इसको मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। वजह क्या है कि इसमें मल्टीपल साइट्स पे सेम तरह का डाटा मौजूद है, मल्टीपल साइट्स पे डाटा पड़ा हुआ है। अब वो मल्टीपल साइट्स का जो डाटा है, हर साइट पे रिडेंडेंसी नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मल्टीपल साइट पे डाटा मौजूद है, लेकिन हर एक साइट पे, अपनी साइट पे कोई रिडेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता रोल नंबर 1 और एक रिकॉर्ड मौजूद है, दोबारा से रोल नंबर 1 का आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करना है, ये भी एक बड़ा काम है। वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर साइट 1 पे डाटा जो है वो जो डाटा है वही सेम साइट 2 पे डाटा होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने साइट 2 पे डाटा चेंज कर दिया है, अपडेट कर दिया है, तो जब तक साइट 1 पे अपडेट नहीं होगा, तब तक वहां से जो कोई और यूजर ओल्ड डाटा ही रिट्रीव करता जा रहा होगा। तो जरूरी है कि जब साइट 2 पे या एक साइट पे चेंज हो, तो साथ ही साइट दूसरी साइट पे भी हो जाना चाहिए, अदरवाइज इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। इसलिए बहरहाल मुख्तलिफ इसकी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेंटेन करना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स का भी इसमें जो है डेफिशिएंसी है, और इसके अलावा डेटाबेस डिजाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या कहती है कि बजाय इसके कि डाटा को इंटीजर, स्ट्रिंग या रियल वैल्यू, रियल नंबर्स की बजाय ऑब्जेक्ट की सूरत में डाटा सेव करना, ये ऑब्जेक्ट्स की सूरत में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, जिनमें सी प्लस प्लस आ जाती है, स्मॉल टॉक, जावा, विजुअल बेसिक, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक एट्रीब्यूट और एक मेथड्स। एट्रीब्यूट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अगर हम आम अल्फाज में सीधी जो हम रियल लाइफ लैंग्वेज में अगर बात करें, अगर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी आम रियल लाइफ में क्या एंटिटीज होंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? उसका कलर, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की जुबान में हमें किस तरह के एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो उसमें बात करें तो किसी स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? उसका रोल नंबर, उसका नेम, ये चीजें वगैरह। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स जो हैं इंटीजर भी हो सकते हैं, इंटीजर फॉर्म में, यानी 1 2 3 फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे अगर रोल नंबर कोई एट्रीब्यूट है तो वो इंटीजर फॉर्म में होगा, या फिर स्ट्रिंग्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, रियल नंबर, या किसी और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी हो सकते हैं।
और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट में आ जाती है मेथड्स। मेथड्स जो उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करते हैं, ये कुछ प्रोसीजर्स या फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है प्लस डाटा होता है, डाटा के साथ कोड भी मौजूद होता है इसके अंदर। ठीक है, बाकी हमने डेटाबेसेस जो पढ़ी हैं जिसमें हमने सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ी, उसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा होता था, कोई कोड मौजूद नहीं होता था, कोई फंक्शंस मौजूद नहीं होते थे। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डाटा के साथ साथ एग्जीक्यूटेबल कोड भी होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वेदर मेथड्स और डाटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑब्जेक्ट। उन ये जो आपने हमने डिफाइन किया कि एक ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स होंगे और उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स होंगे। अब वो मेथड्स को, मेथड का मतलब है उसका बिहेवियर, अब उस मेथड को कॉल करना है, यानी उस फंक्शन को कॉल करना है, यानी उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए भी करवा सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल के भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नई टर्म यूज होती है, एक डिफरेंट, वो है क्लासेस। अब क्लासेस क्या होता है, क्लासेस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होती है। इसके अंदर डाटा भी और वही ऑब्जेक्ट का डाटा और मेथड्स होते हैं, लेकिन ये होता क्या है, एक्चुअली होता है ये एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट का, ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, इटसेल्फ ये ऑब्जेक्ट नहीं होता क्लास। ये सिर्फ कुछ टर्म्स हैं, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ये टेम्पलेट होता है, ये ब्लूप्रिंट नहीं होता, ब्लूप्रिंट होता है। इसके अंदर एग्जैक्ट डाटा मौजूद नहीं होता, सिर्फ पता बताया होता है। जैसे मेटा डाटा की बात की है ना, कि डाटा की डिस्क्रिप्शन होती है कि डाटा किस तरह का होना चाहिए, डाटा का क्या नाम होगा, उस यानी कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, रोल नंबर का क्या नाम होगा, रोल नंबर होगा यानी उसका, और उसका क्या साइज होगा, उसके अंदर किस तरह का डाटा आएगा, इंटीजर टाइप का, न्यूमेरिक टाइप का, अल्फा न्यूमेरिक टाइप का, ये चीजें जो है ये टेम्पलेट दे रहा है कौन, क्लास। ठीक है, क्लासेस टेम्पलेट देती हैं। इट डज नॉट कंटेन इटसेल्फ डाटा, खुद डाटा या मेथड्स नहीं रखती, बल्कि डाटा और मेथड्स को डिफाइन करती हैं कि ऑब्जेक्ट में किस तरह का डाटा आने वाला है। इनसे आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्लासेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मे बी यूज्ड इन ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस टू रिक्रिएट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मे नॉट बी एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो ये इसको ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है क्लासेस का, ताकि आप ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट किया जा सके। अच्छा, मेथड्स में नॉट बी स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड मे बी रिक्रिएटेड बाय यूजिंग अ क्लास। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस ही चल रही हैं। कंपैरिजन देख लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और उनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस का यूज भी। एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है कि टू डायमेंशनल टेबल्स होते हैं, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में टेबल्स होते हैं। वो जो हम बात करके आए हैं ना कि स्टूडेंट वाली जो हम बात की थी, कि स्टूडेंट है जिसके रोल नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, तो उसके नीचे कुछ वैल्यूज होंगी। ये रो एंड कॉलम की फॉर्म में टू डायमेंशनल टेबल रिलेशनल डेटाबेस का एक हिस्सा है, जिसके अंदर टेबल जो है, हर टेबल की एक प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की क्या होती है, ये सारी हम कीज आगे जाके पढ़ेंगे। प्राइमरी की एक यूनिक कॉलम होता है, कि कॉलम हमेशा यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ तो मैच नहीं कर सकता ना। हाँ, चलिए CNIC ले लें, किसी एक स्टूडेंट का CNIC किसी दूसरे के साथ, तो पूरे पाकिस्तान में किसी एक का CNIC किसी दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। तो इट मीन्स वो CNIC जो होगा, वो जो CNIC एट्रीब्यूट होगा या कॉलम होगा, वो एक प्राइमरी की होगी। यानी अगर आपने किसी भी स्टूडेंट का आपने CNIC दे दिया, तो आप उस CNIC नंबर के जरिए उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं कि ये कौन है, इसका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, इसके कितने बहन भाई हैं, ये सारा रिकॉर्ड नादरा की डेटाबेस में खैर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो प्राइमरी की से उस कॉलम पूरे रो को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, एक दफा आपने कॉलम आइडेंटिफाई कर लिया, तो उससे आप पूरी की पूरी रो, वन और मोर रोज एसोसिएटेड विद दैट कॉलम में बी ऑब्टेन्ड और चेंज। उस फॉर एग्जांपल CNIC की बात कर रहे हैं, तो CNIC से आप पूरी की पूरी उसकी रो भी रिट्रीव कर सकते हैं। फिर आप उसको चाहे चेंज करें, चाहे आप उस रो को उसके अंदर वैल्यूज एंटर करें। अच्छा, टू पुट ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशनल डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस में ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ सिंपल स्ट्रिंग भी डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, इंटीजर और रियल नंबर भी। फॉर एग्जांपल एयरप्लेन में, एयरप्लेन की एग्जांपल लें, तो उसका एक विंग जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, कुछ डायमेंशंस होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो एक टेबल में डिफाइन होगी। एक प्रोपेलर है, वो एक नया टेबल उसका बनेगा, उसके अंदर उसकी अपनी
प्रॉपर्टीज होंगी, टायर्स का एक अलहदा बनेगा। ठीक है, तो ये सारा क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस बन गया। यूज क्या है ऑब्जेक्ट डेटाबेस का, इसका यूज होता है जब आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा या कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशंस को डिफाइन करने चाहें। आम छोटी छोटी डाटाबेसेस में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें मैनी टू मैनी ऑब्जेक्ट रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशनशिप आगे जाके हम सारे पढ़ेंगे। अच्छा, इसको छोटे से टेबल्स हों, थोड़े 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 टेबल्स ज्वाइन करने हों, या कोई कुछ सिंपल सी अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम का डाटा है लेकिन ट्रांजैक्शन सिंपल हैं, तो फिर भी तब भी इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इधर नहीं इस्तेमाल, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे आ जाती हैं, केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, केस का मतलब है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें आ जाती है इसकी एप्लीकेशन। कैड में आ जाती है, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी डिजाइनिंग करते हुए जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो आर्किटेक्चरल डायग्राम्स हों, तो आप कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर की एड से उसको डिजाइन करना हो तो वो कैड में आ जाता है। कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये जो रोबोट्स वगैरह इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे होते हैं, तो उनकी जो डेटाबेसेस होती हैं वो इस तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस होती हैं। या मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हो, वहां पे भी इसकी एप्लीकेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस की। या ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स दैट चेंज ओवर टाइम, जो टाइम के साथ प्रोजेक्ट्स, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स हों, या कॉमर्स वगैरह में इसकी है। बहरहाल इसको सिंपल, आसान, और जहाँ पे सिंपल ट्रांजैक्शनल डाटा हो, जहाँ थोड़े से टेबल्स हों, जहाँ थोड़ा डाटा हो, अगर डाटा भी ज्यादा हो लेकिन उसकी ट्रांजैक्शंस थोड़ी हो, तो वहां पे इसको इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है, होता ही नहीं इस्तेमाल वहां पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। ये इससे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को डोंट रिक्वायर असेंबली एंड डिसअसेंबली, सेविंग कोड टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम टू असेंबल और डिसअसेंबल ऑब्जेक्ट्स। इसको, इसमें इजी नेविगेशन होती है। नेविगेशन का मतलब है कि मूव करना फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वन फंक्शन टू अदर फंक्शन, नेविगेशन आसान होती है। बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंटली कंट्रोल करना। अच्छा, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी लॉक्ड, तो ये डाटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड। फिर आता है वर्क्स वेल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और लेस कोड रिक्वायर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट एप्लीकेशंस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो तो कोड कम से कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना मेथड्स और अपने फंक्शंस डिफाइन हुए होते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस इसके अगर देख लिए जाए तो लोअर एफिशिएंसी व्हेन डाटा इज सिंपल एंड रिलेशनशिप्स आर सिंपल। सही है, अगर सिंपल जैसे बात की कि ये सिंपल डाटा में या सिंपल रिलेशनशिप में या सिंपल ट्रांजैक्शनल ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल बेवकूफ़ी है, तो ये वो इस वजह से है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। इसी तरह रिलेशनल टेबल्स आर सिंपलर, लेट बाइंडिंग में स्लो एक्सेस स्पीड, मोर यूजर टूल्स एग्जिस्ट फॉर RDBMS एंड स्टैंडर्ड्स फॉर RDBMS आर मोर स्टेबल, और इसके अलावा सपोर्ट फॉर RDBMS इज मोर सर्टन एंड चेंज इज लेस लाइकली टू बी रिक्वायर्ड। ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर से अब हमारी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस सारी कंप्लीट हो गई हैं।